हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और जो इसका पृथ्वी का आज जो हम लोग रूप देख रहे हैं कि इस रूप में पृथ्वी को आने में कितना समय लगा और किन किन प्रोसेस के चलते हमारी पृथ्वी जो है इसका विकास हुआ, जो मानव के रहने के योग्य बनी। तो आज हम लोग इसके जो है कि खंड बाई खंड अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो अध्ययन करने वाले हैं कि हमारा सौर मंडल। उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे लेप्लास की निहारिका परिकल्पना की, जो पृथ्वी के विकास से संबंधित है। उसके बाद में अपन बात करेंगे चैम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहण परिकल्पना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेम्स जीन एवं जेफ्रे की ज्वारीय परिकल्पना पे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड का बिग बैंग सिद्धांत। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे तारों का निर्माण। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का उद्भव। ये जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोग कम से कम वो जल्द इनको जो है कि पूरा पूरा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। जहां भी आप जाओ वहां भी जो है कि अच्छे लोगों के ही साथ में बैठो, अच्छी संगत करो। कभी जो है कि किसी भी गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि जैसी आप संगति करेंगे आपको वैसा ही उसका फल मिलेगा। कहा जाता है कि कदली सीप भुजंग स्वात एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तैसो ही गुण दीन। आप जैसी संगति में बैठेंगे आपको वैसा ही, आपके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे ही बात करते हैं कि हमारा सौर मंडल। कि सौर मंडल या सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य एवं उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले आकाशीय पिंड अर्थात सभी 8 ग्रह, उनके उपग्रह या अवान्तर ग्रह, पुच्छल तारे व उल्का पिंड सम्मिलित है। ठीक है, हमारे जो है कि सूर्य सौर मंडल है, इसमें हमारे जो है कि 8 ग्रह सम्मिलित हैं। हमारी उसमें पृथ्वी सम्मिलित है। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो हमारे सब सौर मंडल में आते हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। जबकि आकार के आधार पर क्रम इनका पहले बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, मंगल और बुध। ये जो है कि आकार के हिसाब से है दोस्तों। प्रश्न यहीं से बनेगा कि आकार के आधार पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसमें हमारा बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा शनि है और सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध है। आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह बुध है। इस विचित्र ब्रह्मांड में अनगिनत सौर मंडल है। सौर मंडल का केंद्र या जनक सूर्य तथा शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.9696 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय की जाती है। इसे मानक मानकर पृथ्वी सूर्य से 8 मिनट 22 सेकंड दूर है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है? 8 मिनट 22 सेकंड दूर है। सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाली एक पट्टी सूर्य का मुकुट कहलाती है, जिसको हम लोग सूर्य मुकुट कहते हैं। सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों की संख्या सूर्य के पश्चात एवं अब तक भली प्रकार से ज्ञात 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि एवं अरुण वरुण है। मंगल ग्रह बृहस्पति, जो मंगल ग्रह है ये बृहस्पति के मध्य बहुत अधिक दूरी है। ठीक है, इसका कारण यहाँ पाए जाने वाले लाखों अवान्तर ग्रह या क्षुद्र ग्रहों का समूह है। इन ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह सूर्य के समीप स्थित होने के कारण भीतरी ग्रह कहलाते हैं दोस्तों। कि भीतरी ग्रह कौन है? कि बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, ये जो है सूर्य ग्रह के समीप स्थित होने के कारण जो है कि ये जो है कि भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये भीतरी ग्रह क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये हमारा सूर्य है, यहाँ पर ये हमारा सूर्य है दोस्तों। और यहाँ पे जो है कि ये ग्रह, ये जो है यहाँ पर बुध हो गया, फिर ये शुक्र हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई,
और ये हमारा जो है कि मंगल हो गया। ये जो है कि क्रम में जो है कि ये सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रह जो है, ठीक है। और जो है कि मंगल के बाद में जो ग्रह आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो जो है कि हमारे बृहस्पति ग्रह होते हैं, वो हमारे बाहरी ग्रह कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये अंतर है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ये जो है कि बाह्य ग्रह कहलाते हैं। कैसे ग्रह कहलाते हैं दोस्तों? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इनमें से बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी की भांति ही कठोर है, अतः इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनके विपरीत बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण नामक बाह्य ग्रह गैस से निर्मित होने के कारण गैसीय ग्रह हैं। जोवियन ग्रह कहलाते हैं। इनको जो है ये गैस से निर्मित होने के कारण इनको दोस्तों जोवियन ग्रह कहा जाता है। इन गैसीय ग्रहों के वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम नामक गैस का सघन आवरण है। विद्वानों का मानना है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ दोस्तों। कब हुआ है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। और पृथ्वी और सौर मंडल का सदस्य और ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सौर मंडल का सदस्य है और सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों। पृथ्वी का मात्र 29% भाग धरातल है। कितना है दोस्तों? 2.29% भाग जो है वो धरातल है। और पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जो है कि महासागर से जो है कि भरा हुआ है, उसमें सब जल ही जल है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध का ही कुछ भाग धरातल है और लगभग संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध जल ही जल है। जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी दोस्तों नीला ग्रह कहलाता है। पृथ्वी को जो है दोस्तों नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि जल की अधिकता पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह। जो हमारे जो है पृथ्वी के जो है कि पास के जो है जो सूर्य के पास के ग्रह हैं, जो नजदीकी दूरी के हिसाब से उनको हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं कि आखिर इनको ये चट्टानी ग्रह क्यों है, ठीक है। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल नामक पार्थिव ग्रह चट्टानी है। इन ग्रहों के चट्टानी होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण है कि ये जो है कि चट्टानी ग्रह क्यों हैं, और बाकी जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं वो जो है कि गैसीय क्यों हैं, और जो पृथ्वी के जो सूर्य के नजदीकी ग्रह हैं दोस्तों वो जो है कि चट्टान से क्यों बने हैं, ठीक है। इनका जो है कि निम्नलिखित 3 प्रमुख कारण है। नंबर 1 है पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। पार्थिव ग्रहों का निर्माण दोस्तों कहाँ हुआ है? सूर्य के निकट हुआ है, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसों का संघनन नहीं हो सका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सूर्य के निकट होने के कारण वहां पे अत्यधिक तापमान है और जिसके कारण गैसों का संघनन नहीं हो सका और घनीभूत नहीं हो सकी ये जो है कि गैसें, और इसी कारण जो है कि वहां पे चट्टान जो है कि बन गई, वहां पे गैस नहीं जो है, ठीक है। सूर्य के समीप सौर वायु से अधिक शक्तिशाली होने के कारण या पार्थिव ग्रहों से अधिक मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई, ठीक है। और तीसरा जो है कि कारण है इसका कि पार्थिव ग्रहों के आकार में छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपेक्षाकृत कम थी, अतएव ये ग्रह निकली हुई गैसों को रोकने में असमर्थ थे, ठीक है। ये निकली हुई गैसों को रोकने में दोस्तों कैसे थे? असमर्थ थे। यहाँ पे दोस्तों ये प्रकाश वर्ष के बारे में बताया गया कि आखिर एक लाइट ईयर है क्या। हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो होती है कि एक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है कि समय का नहीं वरन दूरी का मापक है। इसमें लिखा प्रकाश वर्ष जो है कि समय का नहीं वरन दूरी का मापक है और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बनेगा कि एक प्रकाश वर्ष के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है एक प्रकाश वर्ष में। और विचारणीय है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। जो है कि एक प्रकाश वर्ष जो है जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। और यह 9.461 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है दोस्तों। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 14 करोड़ और 95 लाख 98 हजार प्रकाश वर्ष किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 मिनट है, ठीक है।
ये सौरमंडल जो है कि इनकी जो है कि सौरमंडल, दूरी, घनत्व, अर्धव्यास, उपग्रहों की प्रमाणिक संख्या नासा के अनुसार दोस्तों दी गई है। कि बुध का जो है कि कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, शून्य है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी है ना, इसका एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। हमारी जो नैया है ना, वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र इकलौता उपग्रह है। और जो मंगल ग्रह है, इसके पास 2 उपग्रह हैं दोस्तों। और बृहस्पति के पास 53 उपग्रह हैं। और 53 ही जो है कि शनि के पास है। 27 यूरेनस के जो है उपग्रह हैं और 13 नेपच्यून के दोस्तों उपग्रह हैं। सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है, अर्थात अगर पृथ्वी की इसमें जो है कि ये दूरी दी हुई सूर्य से, कि सूर्य से जो है कि हमारे बुध की दूरी है 0.387 जो है कि खगोलीय एकक में दी गई हुई है ना। इतनी खगोलीय एकक ये सब जो है कि यहाँ पे दूरी दी हुई है। और जो है शुक्र की है 0.723 खगोलीय एकक, और पृथ्वी की है 1 खगोलीय एकक की दूरी पे जो है कि सूर्य से पृथ्वी स्थित है, 1 खगोल एकक की दूरी पर। और जो मंगल ग्रह की जो है कि दूरी है वो सूर्य से 1.524 खगोलीय एकक की दूरी पे है। और बृहस्पति की जो दूरी है वो 5.203 खगोलीय एकक की दूरी पर है। और जो हमारा शनि जो है वो 9.539 खगोलीय एकक की दूरी पर। और यूरेनस की दूरी है 19.182 खगोलीय एकक। और नेपच्यून की 30.058। सबसे दूर हमारा नेपच्यून ग्रह ही है। अब बात करते हैं दोस्तों उपग्रह की। सैटेलाइट उपग्रह कि उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह क्या है दोस्तों? उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जो हमारी पृथ्वी का जो है कि चक्कर लगाता है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है दोस्तों। ठीक है, ये सभी अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं दोस्तों। जब ये अपने ग्रह की परिक्रमा करेंगे और वो जो है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तब पॉसिबल सी बात है कि ये जो है कि उपग्रह जो है कि अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह ग्रह चमक रहित है, उसी तरह उपग्रह भी चमक रहित है दोस्तों। जिस तरीके से जो है कि ग्रह चमक रहित है, उसी तरीके से ये हमारा जो है उपग्रह भी है, ये भी चमक रहित है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये जो है कि रात में जो है कि चंद्रमा क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। जैसे हम लोग एक टॉर्च को किसी दर्पण पे लगाते हैं, किसी शीशा या लेंस पे डालते हैं, तो प्रकाश जो है कि परिवर्तित होकर दोस्तों, मान लीजिएगा ये हमारा यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ है, कोई दर्पण रखा हुआ है, और ये यहाँ पे दोस्तों एक ये बैटरी रखी हुई है, टॉर्च। अगर इसकी दोस्त इस पे ये दोस्तों किरण पड़ेगी, तो इसमें से पॉसिबल है कि जो है इसका परावर्तन होगा। इसकी जो सतह से जो है, जब ये टॉर्च इस पे शीशे पे पड़ेगी, दर्पण पे पड़ेगी, उसके बाद में इसका दोस्तों परावर्तन होगा। जो प्रकाश इधर आएगा वो इसकी सतह से टकरा के वापस होगा। वही सेम जो है कि प्रोसेस जो है कि हमारे जो है कि उपग्रहों में होती है। ठीक है, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अधिकतर ग्रहों के उपग्रह किसी दिशा में ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जिस दिशा में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रहों के अपने कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के अपने कोई उपग्रह नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने चंद्रमा की, कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने यह मत प्रस्तुत किया कि 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने यह मत प्रस्तुत किया कि पृथ्वी तथा चंद्रमा प्रारंभ में एक तेजी से घूमता हुआ पिंड था, जो बाद में डंबल, पतला तथा किनारों पर मोटा की आकृति में परिवर्तित होकर अंत में टूट गया। यह टूटा पदार्थ ही चंद्रमा के रूप में आ गया। डार्विन का मानना था कि चंद्रमा का निर्माण उस पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मिलता है। ठीक है, कि इसका चंद्रमा का निर्माण उस पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मिलता है।
और आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के एकमात्र ग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति बिग स्लैट नामक एक बड़ी टक्कर का परिणाम है। पृथ्वी के निर्माण के बाद मंगल ग्रह से 8 से 3 गुना आकार का एक आकाशीय पिंड पृथ्वी से टकराया, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टक्कर से बिखरा यह पदार्थ बाद में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के अंश में घुसने लगा। यही पृथ्वी के अक्ष में घूमता पदार्थ आज का चंद्रमा है। यह माना जाता है कि पृथ्वी उत्पत्ति की घटना आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई है। कि यह माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है कि आज से 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को दोस्तों 3 वर्गों में रखा जा सकता है। एक हो गया एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत। एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत। इसमें दोस्तों बताया गया है कि इस वर्ग में वे सभी सिद्धांत सम्मिलित हैं जिनके अनुसार सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति मात्र एक तारा सूर्य से हुई है। ऐसी विचारधारा या सिद्धांत बफन, कांट, लेप्लास, लाकेयर और हर्शेल एवं रोसे ने प्रस्तुत की है। अब जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की जो एक दूसरी जो एक सिद्धांत है वह है द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत। इस वर्ग में ऐसे सिद्धांत सम्मिलित हैं जिनमें सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक से अधिक अर्थात 2 तारों से हुई है। ऐसे सिद्धांत मुख्यतया चैम्बरलिन, मोल्टन, जेम्स जीन्स और जेफ्रे एवं रसेल नामक विद्वानों ने प्रस्तुत किए। दोस्तों किसने द्वैतारक सिद्धांत किसने किसने प्रस्तुत किए हैं? चैम्बरलिन, मोल्टन और जेम्स जीन्स ने और जेफ्रे ने। ठीक है, और इसका जो है तीसरा जो है कि हाइपोथेसिस तीसरा सिद्धांत है कि इस वर्ग में मुख्यतया वही सिद्धांत सम्मिलित हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले अत्याधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों एवं ब्रह्मांड के विषय में एकत्रित जानकारी पर आधारित हैं। ठीक है, इनमें मुख्यतया डॉक्टर ऑफवेन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, डॉक्टर विसेकर का सिद्धांत, प्रोफेसर होयल एवं लिटिलटन का नोवा तारा सिद्धांत है, ऑटो स्मिथ का सिद्धांत है, रासगन का आवर्तन एवं ज्वारीय सिद्धांत एवं डॉक्टर बनर्जी का स्पीडी सिद्धांत व बिग बैंग सिद्धांत उल्लेखनीय है। प्रस्तुत अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में लेप्लास की न्यायिका परिकल्पना, चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना तथा बिग बैंग सिद्धांत का विवरण दिया जा रहा है। वह हम आपको जो है कि लेप्लास की न्यायिका परिकल्पना के बारे में जो है बताएंगे। लेप्लास की न्यायिका परिकल्पना। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने सर्वप्रथम सन 1755 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में गैसीय राशि सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेप्लास फ्रांस के महान नक्षत्रवेत्ता एवं भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने सन 1796 में कांट के इस सिद्धांत में संशोधन करते हुए सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपना मत अपनी पुस्तक ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन किया और मैं जो है इसका विस्तार से अपनी बात को जो है प्रस्तुत किया या प्रकट किया। इसमें सौरमंडल की उत्पत्ति ग्रहों का आधार न्यायिका को बताया गया है, अतः इसे संक्षेप में न्यायिका परिकल्पना के नाम से पुकारते हैं। लेप्लास के अनुसार अति प्राचीन काल में ब्रह्मांड में एक अत्यधिक उष्ण पिंड आकाशीय पिंड भ्रमणशील अवस्था में था। निरंतर घूमते रहने से व ताप विकिरण होने से न्यायिका की जो है कि ऊपरी सतह ठंडी होने लगी एवं इसका तल सिकुड़ने लगा। इससे न्यायिका का आयतन कम होने लगा। ऐसी कमी आने से न्यायिका की जो है कि भ्रमणशील गति में घूर्णन के नियमानुसार वृद्धि होती रही और गति बढ़ने से इस न्यायिका के मध्यवर्ती भाग में अनुप्रसारी बल बढ़ने लगा एवं इसका यह मध्यवर्ती भाग कुछ हल्का होकर बाहर की ओर उभरने लगा। क्या हुआ? इसका जो है कि मध्यवर्ती जो भाग था वो हल्का होकर बाहर की ओर उभरने लगा। यह उभरा हुआ भाग शीतल होकर घना भी होता गया। इसके साथ साथ इसके नीचे का हानिकारक ऊपरी भाग भी ठंडा होकर सिकुड़ता रहा। इससे ऊपरी उभार एवं निचले मुख्य भाग के बीच की गतियों में भिन्नता आने लगी।
ऐसी क्रिया से ही अंततः उभार वाला ऊपरी भाग एक बड़े छल्ले के रूप में ठंडा होकर पृथक हो गया। लेप्लास के अनुसार नीहारिका में एक ही विशाल छल्ला बाहर निकला और धीरे धीरे यह 9 छल्लों में विभाजित हो गया। कालांतर में इसके मध्य ठंडक एवं संकुचन के कारण अंतर बढ़ता गया। इसके प्रत्येक वलय एक दूसरे से दूर होता गया। वलयों का गैसीय पदार्थ अलग अलग वलयों के रूप में घनीभूत होता गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हो गया। इस विधि से निकले छल्ले समान आकार के नहीं निकले एवं मध्यवर्ती छल्ले कुछ बड़े रहे। धीरे धीरे प्रत्येक छल्ला सिकुड़कर एक गांठ बनकर अंततः ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस गांठ या ग्रंथि को लेप्लास ने उष्ण गैसीय पुंज ग्रंथि नाम दिया। इसे ठंडा होकर ठोस बनने से ही ग्रह बने। इस प्रकार लेप्लास के इस सिद्धांत के अनुसार पहले 9 ग्रह बने और ग्रहों से भी इसी विधि से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस परिकल्पना के अनुसार वर्तमान में नीहारिका का शेष बचा भाग ही सूर्य है। लेप्लास ने गणित के नियमों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कांट की वायव्य राशि परिकल्पना को में संशोधन प्रस्तुत कर अपनी यह परिकल्पना प्रस्तुत की। लेप्लास ने यह परिकल्पना कहाँ से प्रस्तुत की कि उन्होंने जो है कि कांट की वायव्य राशि परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत कर अपनी यह परिकल्पना जो है कि हाइपोथेसिस प्रस्तुत की है। ठीक है, कांट की परिकल्पना में जो है संशोधन करके सन 1950 में रूस के ऑटो स्मिट व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने कुछ संशोधन किया। ऑटो स्मिट तथा कार्ल वाइजर का मानना था कि सूर्य एक नीहारिका से घिरा था। यह नीहारिका हीलियम तथा धूल कणों से निर्मित थी। धूल कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति में बादलों का निर्माण हुआ। बाद में अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा इसमें विभिन्न आकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। हम लोगों ने अभी लेप्लास की नीहारिका परिकल्पना को पढ़ा। नीहारिका परिकल्पना में जो है कि चैम्बरलिन ने बताया कि पृथ्वी जो है कि पहले जो है कि ये जो हमारा सूर्य है ये पहले बड़ा था। इसमें से सने सने कि इसमें से इसके जो है कि छल्ले जो है कि अलग हुए। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे इसमें से दोस्तों 8 से छल्ले हमारे निकले हैं। उनसे हमारे जो है कि 8 ग्रहों का दोस्तों निर्माण हुआ है। ठीक है, उन्हीं छल्लों से हमारे दोस्तों ग्रहों का निर्माण हुआ है। और जो हमारे उपग्रह बने हैं वो इन्हीं ग्रहों से जो है कि सेम प्रोसेस के द्वारा इन्हीं ग्रहों से दोस्तों सेम प्रोसेस के द्वारा वो अलग हुए हैं और वो जो है कि अपने ग्रहों का चक्कर लगाने लगे। और ये जो है कि लेप्लास की जो नीहारिका परिकल्पना है ये जो है कि इन्होंने जो है कि कांट की परिकल्पना को ही जो है कि संशोधित करके इसमें जो है कुछ परिवर्तन करके अपना जो है कि मत व्यक्त किया है। अब दोस्तों हम आगे चैम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना जो है पढ़ते हैं। ठीक है, कि आखिर चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने अपनी परिकल्पना में क्या बताया। कि यह परिकल्पना 20वीं सदी से प्रारंभ में सन 1900 में 2 अमेरिकी विद्वान चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्य के निकट से एक तारा गुजरा। इसका मार्ग सूर्य से विपरीत दिशा में था। जब यह तारा सूर्य के पास से गुजरा तो उसकी सतह पर ज्वर आने से उसका कुछ पदार्थ तारों की ओर आकर्षित हुआ। उसका कुछ जो है पदार्थ जो है वो तारे की ओर आकर्षित हुआ। यह पदार्थ दोनों तारों सूर्य एवं तारा जो पृथ्वी के पास से गुजरा के मध्य ब्रह्मांड में दूर तक वायव्य गैस पुंज के अणुओं के रूप में बिखर गया। ठीक है, क्योंकि सूर्य में विस्फोटक प्रकृति थी, इसी से उसका भाग विदीर्ण हो गया। इसी से इस सिद्धांत का नाम ग्रहाणु परिकल्पना रखा गया। तारे के दूर चले जाने के पश्चात ग्रहाणु आपस में तारे के जो है कि दूर चले जाने से ग्रहाणु जो है कि आपस में टकराए वह घर्षण हुआ इनमें। ठीक, वह घर्षण से उष्ण होते चले गए। इनके नाभिक केंद्र आपस में केंद्रीय भाग के निकट एकत्रित होते गए। इसी भांति केंद्रीय पदार्थों के भार एवं ताप में भी वृद्धि हुई। इस आकर्षण विधि से एकत्रित पदार्थों के अनुसार छोटे बड़े ग्रह बने और शेष बचे जो है ग्रहाणुओं से उपग्रह बने। ग्रह एवं उपग्रह के जो है ग्रह एवं उनके उपग्रह एक ही समय में बने हैं। दोस्तों जेम्स जीन्स तथा सर हेरोल्ड जेफरी ने ग्रहाणु परिकल्पना के समर्थन प्रदान किया है।
अब दोस्तों बात करेंगे कि जेम्स जीन्स एवं जेफरे का ज्वारीय सिद्धांत। दोस्तों जेम्स जीन्स एवं जेफरे का ज्वारीय सिद्धांत की एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वारीय सिद्धांत किसने दिया। तो जेम्स जीन्स का जो है कि ज्वारीय सिद्धांत है। और दोस्तों आपको जो है कि ग्रहण सिद्धांत के बारे में बता दें, थोड़ा डायग्राम बना के आपको थोड़ा बता दें, जिससे जो है कि आपको याद हो जाएगा। जो है कि ग्रहण सिद्धांत जो है कि चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने दिया है, ठीक है। तो इनका चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय का मानना था कि जो ये हमारा सूर्य है, जो हमारा ये सूर्य है, कि कभी बहुत समय पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों अरबों वर्ष पहले, कि हमारे जो एक सूर्य के पास से, सूर्य हमारा एक तारा है, इसके पास से एक दोस्तों तारा बड़ा सा गुजरा। इस तारे के सूर्य के पास से गुजरने के कारण, ये जो है कि सूर्य के पास से दोस्तों गुजरा, इसके सूर्य के पास से गुजरने के कारण जो सूर्य जो है हमारा ये, इसमें से भाई साहब ज्वर उत्पन्न हुआ। जब इसमें ज्वर उत्पन्न हो, ज्वर के कारण सूर्य का कुछ पदार्थ जो है इस तारे की ओर बढ़ा, और वो तारे की तरफ जाकर जो है कि ब्रह्मांड में दोस्तों स्थापित हो गया। और जिस प्रक्रिया से हमारे जो है कि ग्रहों का निर्माण हुआ, और उसी प्रकार जो है कि हमारे अन्य उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। अब हम लोग बात करेंगे जेम्स जीन्स एवं जेफरे का ज्वारीय सिद्धांत। इस सिद्धांत की संकल्पना सबसे पहले सन 1919 में जेम्स द्वारा की गई। बाद में सन 1928 में जेफरे ने इसे कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार अति प्राचीन काल में सूर्य एक गैसीय विशाल पिंड था, कि अति प्राचीन काल में सूर्य गैसीय गैस का विशाल पिंड था। एक विशालकाय तारा घूमते घूमते सूर्य के निकट से होकर गुजरा। सेम दोस्त प्रक्रिया जो है चैम्बरलिन वाली है, घूमते घूमते गुजरा। विशाल तारे के प्रभाव से सूर्य की सतह पर ज्वर उत्पन्न हो गया। ज्यों-ज्यों तारा अपनी विशेष कक्षा से गुजरते समय सूर्य के निकट आता गया, ज्वर भी वैसे वैसे अधिक ऊपर उठता गया, जिसके साथ साथ ज्वर के इस विशाल उभार की दिशा में तारे की ओर बनी रही। अब जब तारा सूर्य से अत्यधिक समीप आ गया, तो सूर्य से उठा ज्वारीय भाग एक लंबे श्रृंगार के रूप में उससे अलग हो गया तथा उस विशाल तारे की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार यह ज्वारीय लहर उत्तल ताल जैसे बनी। जब तारा दूर जाने लगा तो यह लहर पतली होती गई, और दूर जाते जाते तारे में इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अवश्य रही कि यह ज्वारीय उभार सूर्य से पृथक होकर कुछ दूरी तक तारे की दिशा में बढ़ा। परंतु सूर्य की निकट की स्थिति के कारण आकर्षण शक्ति अधिक रहने से और तारे से अलग दूर चले जाने से यह पृथक हुआ भाग सूर्य के प्रभाव के क्षेत्र में ही बना रहा। इसी कारण यह संपूर्ण उत्तल ताल या शिगार जैसा भाग सूर्य से कुछ दूरी पर आकाश में स्थित होकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कालांतर में इस ज्वारीय पिंड के धीरे धीरे ठंडा होकर सिकुड़ने, तत्पश्चात टूटने से ग्रहों का निर्माण हो गया। इसके टूटने व घनीभूत होने से मध्यवर्ती ग्रह विशाल तथा किनारे के ग्रह छोटे बने। मंगल एवं बृहस्पति के बीच की विशाल दूरी का कारण अवान्तर ग्रहों की रचना को माना जाता है। जो छोटे छोटे खंडित भाग शेष रहे, उन्हें निकटवर्ती ग्रहों ने अपने आकर्षण क्षेत्र में खींच लिया, जिससे वे एकत्रित हो गए। इसी से ग्रहों के उपग्रह क्रम या अधिक बन सके। इसमें दोस्तों चैम्बरलिन इन्होंने यहाँ पे जो है कि समझाया है कि ऐसे मान लीजिएगा, ये जो हमारा जो है कि सूर्य है, इसके पास से एक तारा निकला है। इस तारे के निकलने से दोस्तों इसमें सूर्य से ये जो है कि पदार्थ जो है कि इसकी ज्वारीय शक्ति के कारण इसकी तरफ खींचा, और जैसे ही ये तारा जो है कि सूर्य से दूर जाता गया, वैसे ही इसकी जो है तारे की शक्ति क्षीण होती गई। ठीक है, ज्वारीय शक्ति क्षीण होती गई, और सूर्य के प्रभाव से ये दोस्तों है कि सूर्य के ही वायुमंडल में इसकी चारों ओर घूमने लगा। इसकी दोस्तों सभी प्रक्रियाएं यहाँ पे दी गई हुई हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत या विस्तरित ब्रह्मांड की जो है परिकल्पना पे।
ठीक, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय में आधुनिक सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है कि आधुनिक सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत की मान्यता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस सिद्धांत की दोस्तों मानना है कि ब्रह्मांड का जो एक विस्तार जो है हो रहा है। इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने का श्रेय एडविन हब्बल को है। किसको है? एडविन हब्बल को है, जिन्होंने प्रमाणों के आधार पर यह साबित किया कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है और समय के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। एडविन हब्बल महोदय ने क्या माना है कि जो है कि ब्रह्मांड का जो है कि विस्तार बराबर लगातार कंटिन्यू जारी है और समय के साथ साथ हमारी जो आकाशगंगाएं जो हैं वो दोस्तों कैसी दूर होती जा रही हैं। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, किंतु प्रेक्षण द्वारा आकाशगंगाओं का विस्तार प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि ये जो है कि समय के हिसाब से बड़ा धीरे धीरे जो है कि प्रक्रिया चलती है ना। जब प्रेक्षण किया तो उसमें जो है कि ये सही से मालूम नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक छोटे से पौधे को बढ़ने में जो है कि ज्यादा समय लगता है, अगर दोस्तों उसको जो है कि दिन में देखकर उसकी जो है कि वृद्धि को आकलन किया जाए तो ऐसे दोस्तों उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो हमारी जो है आकाश गंगाएं हैं, इनमें धीरे धीरे फैलाव जो है जारी है, और वो जो है कि हमें इतने कम छोटे समय में पता नहीं चल पाता है। जो है कि लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया में जो है कि ये सब जो है कि इनमें जो है कि बदलाव होता है। अब बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में हुआ है। बिग बैंग जो है कि सिद्धांत के अनुसार से ब्रह्मांड का विस्तार 3 अवस्थाओं में हुआ है। इसकी दोस्तों फर्स्ट स्टेज है प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली सभी पदार्थ अत्यंत छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर केंद्रित थे। इन सूक्ष्म पदार्थों का आयतन कम तथा तापमान एवं घनत्व अनंत था। नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कालांतर में इन छोटे कणों में तीव्र गति से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का तीव्र गति से विस्तार हुआ। यह विस्तार आज भी जारी है। विस्तार घटना 1 सेकंड के अल्पांश में ही बड़ी तीव्र गति से हुई है। इसके पश्चात विस्तार की गति मंद गति से हुई। बिग बैंग होने के प्रारंभिक 3 मिनट में ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। विस्फोट की यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई दोस्तों। 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है कि विस्फोट की यह जो घटना हुई है, ये दोस्तों कितना पहले हुई है? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक, अब नंबर इसका 3 है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में तीव्र गति से ह्रास हुआ। 3 लाख वर्ष के जो है दौरान तापमान में तीव्र गति से ह्रास हुआ। यह लगभग 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ। इसी के फलस्वरूप पारदर्शी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब हायल महोदय थे ने बिग बैंग सिद्धांत का विरोध करते हुए स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि ब्रह्मांड सभी कालों में एक जैसा रहा है, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के समर्थक हैं। अब जो है कि हाल जो है कि वर्तमान में वैज्ञानिक ब्रह्मांड सिद्धांत के जो है समर्थक हो गए। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि तारों का निर्माण, कि आखिर तारों का निर्माण की क्या प्रक्रिया है। द स्टार फॉर्मेशन। प्रारंभ में ब्रह्मांड में ऊर्जा एवं पदार्थ का विस्तरण असमान था। घनत्व में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता पाई जाती है और पदार्थों के एकत्र होने से आकाशगंगाओं में विकास को आधार मिला। आकाशगंगाओं का व्यास दोस्तों 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस द्वारा बने विशाल बादल से हुआ है। इसे निहारिका कहते हैं। निहारिका के विकास से गैस के झुंड विकसित हुए जो बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ है दोस्तों। तारों का निर्माण कैसे हुआ है कि इन्हीं गैसीय पिंडों के कारण जो है निर्माण से तारों का निर्माण हुआ है। और तारों का निर्माण आज से 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ दोस्तों। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व।
अब बात करेंगे ग्रहों का निर्माण। हम लोग अब जानेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हो। हम लोग काफी कम समय में जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि बातों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप सब लोग वीडियो को जो है स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है कि वो जो है कि काफी नुकसानदायक होती है, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही लॉस होगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो है कि पूरी जानकारी एकदम से सीक्वेंस में मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि ग्रहों का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ग्रहों का निर्माण निम्नलिखित 3 अवस्था में हुआ है। ग्रहों का जो निर्माण है कि वो 3 प्रोसेस के चलते हुआ है दोस्तों। ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ। निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय क्रोड का निर्माण होता है, और गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस तथा धूल के कणों की चक्कर लगाती हुई तस्तरी विकसित हुई, और द्वितीय अवस्था में गैसीय बादल का संघनन प्रारंभ होता है, और क्रोड के उधर इधर उधर का जो पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हुआ तथा बाद में ग्रहाणुओं का रूप धारण किया। अधिक संख्या में छोटे पिंड ग्रहाणु कहलाते हैं। जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, अधिक संख्या में जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, उनको दोस्तों ग्रहाणु कहते हैं। उनको दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रहाणु कहते हैं। ग्रहाणु संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बन गए। जो है कि ग्रहाणु जो है ये संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बन गए तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक दूसरे से जुड़ते गए। जो ये छोटे छोटे दोस्तों ग्रहाणु जो हैं, ये जो है कि गुरुत्वाकर्षण क्रिया के द्वारा दोस्तों ये खींचते गए और बाद में एक संगठित होकर आपस में जुड़ गए। ठीक है, और अंतिम अवस्था में ग्रहाणु के शैलवर्धित होने से बड़े पिंडों का रूप धारण किया, और जिससे जो है कि हमारे ग्रहों का जो है निर्माण हुआ। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का उद्भव, कि पृथ्वी का उद्भव कब हुआ। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के उद्भव पर। तो दोस्तों पृथ्वी प्रारंभ में गर्म तथा वीरान थी, तथा वायुमंडल भी बहुत विरल था, जिसकी रचना हाइड्रोजन और हीलियम से हुई थी, और कालांतर में कुछ घटनाएं घटने से पृथ्वी सुंदर बन गई। तभी जीवन और जल के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हुई। पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व विकसित हुआ है। दोस्तों जीव का जो है कि विकास आजकल में नहीं हुआ दोस्तों, इसका जीवन का विकास जो है कि आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी की संरचना दोस्तों कैसी है? परतदार है। हमारी जो है कि पृथ्वी की चट्टान जो है कि इसकी जो है संरचना, इसकी लेयर है, वो परत दर परत है पृथ्वी का निर्माण। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमारे स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। खगोलीय पिंड हल्के तथा भारी पदार्थों के मिश्रण से निर्मित है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थ घनत्व के अनुसार एक दूसरे से पृथक होते हैं। निकिल तथा लोहा जैसे भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में एकत्र हो गए, तथा हल्के पदार्थ पृथ्वी के तल पर बिखर गए, और पदार्थ ठंडे होकर ठोस अवस्था में हो गए, जिससे भू पर्पटी का विकास हुआ। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक 4 परतें पाई जाती हैं, जिन्हें पर्पटी, प्रवार, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड कहते हैं। अब दोस्तों वायुमंडल तथा जलमंडल का उद्भव। अब पृथ्वी का जो है उद्भव हो गया। अब जो है कि वायुमंडल का उद्भव और जलमंडल का उद्भव कैसे हुआ। वायुमंडल का विकास 3 अवस्था में होता है। एटमॉस्फेयर जो है इसका जो है कि विकास 3 प्रोसेस के चलते होता है। आदिकालीन वायुमंडल का ह्रास हुआ,
जो हाइड्रोजन हीलियम से निर्मित था। और नंबर 2, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकली गैसों तथा जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 3, अंतिम अवस्था में प्रकाश संश्लेषण ने वायुमंडल को संशोधित किया। जब हमारा ये जीवन के लिए योग्य जब वायुमंडल बना, जब इसमें जो है वायुमंडल में जो है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है संपन्न हो गई, धीरे धीरे जो है कि समुद्र में जीवों का विकास होने लगा। पृथ्वी पे छोटे छोटे पहले समुद्र में जो है जीवों का भी विकास हुआ, वहीं से जो है पादप का विकास हुआ, जो है कि काई जो है काई है, शैवाल है, ये जो है कि जीव और पादपों के मध्य की कड़ी के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, वहीं से सबसे पहले जल में जो है कि जीव का विकास हुआ। और पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% है दोस्तों, सबसे ज्यादा पृथ्वी के वायुमंडल में दोस्तों जो है कि कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ये जो है दोस्तों 78.08% पाई जाती है, तथा ऑक्सीजन 20.95%, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में औसतन 21% कहते हैं। ठीक है, आदिकालीन वायुमंडल सौर पवन के प्रमाण से पृथ्वी से दूर हो गए। समय बीतने के पश्चात पृथ्वी ठंडी होने लगी। पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत सी गैसें तथा जल वाष्प बाहर निकल आई, जिससे जो है कि वर्तमान वायुमंडल का विकास हुआ। ठीक है, जो कि पृथ्वी से बहुत सी जो है गैसें बाहर निकल आई, जिससे हमारे वर्तमान वायुमंडल का विकास हुआ। धरातल पर गैसों के उत्सर्जन को गैस उत्सर्जन कहते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जल वाष्प तथा गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई। पृथ्वी के अधिक ठंडा होने से वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का संघनन हुआ और वर्षा होने लगी। वर्षा दोस्तों कैसे हुई? कि पृथ्वी के अधिक ठंडा होने से वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का संघनन हुआ और वर्षा होने लगी। वर्षा का जल जो है कि गर्तों में एकत्र होने से महासागरों की रचना हुई, और महासागरों की रचना पृथ्वी की उत्पत्ति से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुई। इस प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तथा महासागर ऑक्सीजन से भर गए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण हो गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति कब हो गई थी? 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो है कि ऑक्सीजन की जो है प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। 200 करोड़ वर्ष पहले दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई थी। अब जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अंतिम चरण में हुई। दोस्तों जब ये सारी प्रोसेस जो है कि सारी प्रक्रिया पृथ्वी पर जो है कि मौजूद हो गई, उसके बाद में जो है कि जीव की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का आदिकालीन वायुमंडल मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। जो आदिकाल काल जो है कि के मतलब जो है कि बहुत पहले का जो है कि आदिकालीन जो वायुमंडल जो है कि मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रिया को जीवन की उत्पत्ति स्रोत माना जाता है। रासायनिक प्रक्रिया से जो है कि जैव अणु बने तथा उनका समूहन हुआ। पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न कालों की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। कि पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह विभिन्न कालों में, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग के कारण जो है कि यहाँ पे जो एक शब्द छूट गया है। पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह विभिन्न कालों की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप